हमने ACLS का कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम देखा था ना, तो आज हम लोग ACLS का टेकिकार्डिया एल्गोरिदम देखेंगे। तो टेकिकार्डिया का डेफिनेशन किसी को आइडिया है कब टेकिकार्डिया बोलते हैं? नॉर्मल जो टेकिकार्डिया का डेफिनेशन होता है बोलता है कि मोर देन 100 पर मिनट, लेकिन जो ACLS में टेकिकार्डिया एल्गोरिदम में बोलता है कि अगर हार्ट रेट मोर देन 150 है तो ही टेकिकार्डिया को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज फिर हम दूसरे मेडिसिन से कवर कर सकते हैं। बट ये जो टेकिकार्डिया होगा ये विथ पल्स होना चाहिए। ओके, जब भी हम ACLS का टेकिकार्डिया एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं तो पेशेंट का पल्स रहना चाहिए, तभी ये एल्गोरिदम में पेशेंट जाएगा। अदरवाइज अगर पल्स एब्सेंट है तो फिर कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम में चला जाएगा, जो एल्गोरिदम कल हमने डिस्कस किया, जिसमें कि जो भी दवाइयाँ हैं जो कल दी थी हमने वो सारी दवाइयाँ दी जाएंगी। तो अगर एक पेशेंट को हार्ट रेट से 150 से ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ये एक क्वेश्चन होता है कि अगर आपने देखा कि किसी पेशेंट का हार्ट रेट 160 है, आईसीयू में आप ड्यूटी कर रही हो, आपका हार्ट रेट 150-160 के रेंज में चल रहा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगाइए, ठीक है, मॉनिटर्स लगाइए। मॉनिटर्स में आपको क्या देखेंगे? हार्ट रेट देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे, सैचुरेशंस देखेंगे, और क्या करना है? ABC करना है। अगर एयरवे देखना है, अगर वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं ले पा रहा है तो किसी को एड्रेस करना है, ऑक्सीजन मास्क लगाना है, नहीं तो NIV लगाना है, एयरवे को सिक्योर करना है। फिर उसका ब्रीदिंग चेक करना है, सांस ले रहा है कि नहीं पेशेंट, ब्रीदिंग आपने चेक कर लिया। फिर उसका सर्कुलेशन, ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन में क्या देखेंगे? सैचुरेशन देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, और वो पेशेंट ठीक से सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये देखेंगे। तो हमने ABC देख लिया, कार्डियक मॉनिटर लगा दिया। मॉनिटर में आपने क्या देखा? हार्ट रेट देखा, BP देखा और सैचुरेशन देख लिया। इंट्रावीनस एक्सेस लेना है। आईसीयू में ज़्यादातर पेशेंट का आपका IV एक्सेस रहेगा, बट अगर किसी पेशेंट का IV एक्सेस खराब है तो नया कैनुला इमीडिएटली डालना है। व्हेनेवर इन डाउट ऑलवेज गो फॉर ए न्यू कैनुला। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि अच्छा ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे पता नहीं, हमेशा एक IV कैनुला यूज़ करना है। इन केस अगर पेशेंट का IV एक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम क्या एक्सेस यूज़ कर सकते हैं? इंट्रा ऑसियस एक्सेस, IO एक्सेस। IO एक्सेस कैसे ले, किसी को आइडिया है? एक 14 गॉज का कैनुला लेना है, पिंक वाला, और उसको टिबियल ट्यूबरोसिटी के ठीक नीचे ग्लाइड कर देना है, चला जाता है, ठीक है। तो इंट्रा ऑसियस एक्सेस वैसे लिया जाता है, इसलिए आईसीयू में 14 गॉज का कैनुला रहना चाहिए। तो हमने IV या IO एक्सेस ले लिया। बहुत सारे पेशेंट होंगे जिसमें IV एक्सेस नहीं मिलेगा, तो एक 14 गॉज या 16 गॉज जनरली बेंट हो जाएगा, 14 गॉज जाता है, तो टिबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे में आप ग्लाइड करेंगे तो वो चला जाएगा। उसको बोलते हैं इंट्रा ऑसियस एक्सेस। इंट्रा ऑसियस एक्सेस ले लिया। तो ये सारा तो आपने पहला स्टेप में किया। तो क्या क्या किया? मॉनिटर लगा लिया, कार्डियक मॉनिटर पैरामीटर्स देख लिए, BP देख लिया, सैचुरेशन देख लिया, हार्ट रेट देख लिया। उसके बाद पेशेंट का देखना है कि उसको जो टेकिकार्डिया है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। पिछले मैंने बताया था इसके 5 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हाइपोटेंशन, दूसरा पैरामीटर होता है ऑल्टर्ड सेंसोरियम, तीसरा पैरामीटर क्या होता है? इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, चौथा पैरामीटर शॉक, और लास्ट पैरामीटर हार्ट फेलियर। अब ये टेक्निकल टर्म्स है, पांचों टेक्निकल टर्म है, आप कैसे देखोगी, ठीक है। पहला पैरामीटर मैंने क्या बोला? हाइपोटेंशन। अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से नीचे है, अलार्म रेज करना है, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ऑल्टर्ड सेंसोरियम मतलब GCS किसी का कम है, आपकी बात नहीं सुन पा रहा है, आपका बात का जवाब नहीं दे पा रहा है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है। शॉक, शॉक कैसे? आप BP देख के इमीडिएटली, कई बार शॉक असेसमेंट नहीं होता है, तो हम कैसे असेस करेंगे? उसके हाथ या पैर आप टच कर लीजिए, अगर वो ठंडे पड़े हुए हैं मतलब साइंस ऑफ शॉक प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर, ओके। इस्चेमिक चेस्ट, इसके भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट में पेशेंट बोलेगा मेरे छाती में दर्द हो रहा है, हाँ, चेस्ट पेन बोलेगा, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट। हमेशा बोलेगा वो मेरे छाती में। 60% पेशेंट बोलेंगे पेट में दर्द हो रहा है। हमें उस पेशेंट में भी सोचना है कि हो सकता है उसको चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, वो एग्जैक्टली लोकलाइज नहीं कर पाएगा, बट इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट अगर किसी को हो रहा है तो इन दैट केस वो अनस्टेबल टेकिकार्डिया में चला जाएगा। और लास्ट वाला जो बोला हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में सेम साइंस आएंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, BP कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कि पेशेंट को हार्ट फेलियर में जा रहा है। हार्ट फेलियर 2 तरह के होते हैं, विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। ये मत सोचिएगा कि कल पेशेंट का इको हुआ था, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 50% था, उसको हार्ट फेलियर नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है।
एक पेशेंट का जिसका EF 50% 60% उसको भी हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। जिसका EF कम है उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये 5 चीज़ें हमें देखनी है। अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, शॉक में है, इस्चेमिक चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, या फिर हार्ट फेलियर के साइंस दिख रहे हैं, मतलब वो अनस्टेबल हो गया। अब अनस्टेबल होगा तो क्या करना है, उसको इमीडिएटली शॉक देना है। ये 5 चीज़ों में अगर कोई भी चीज़ आपको पेशेंट में दिख रही है और उसके साथ में हार्ट रेट 150 से ऊपर दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप दिमाग में आना चाहिए, शॉक देना है। डिफिब्रिलेटर आपके पास पड़ा हुआ है, इमीडिएटली पेशेंट के बगल में नेक्स्ट मिनट में जाना चाहिए। शॉक देंगे, कैसे देंगे, इसका एक जो एचए का गाइडलाइन बोलता है, हम कैसे देंगे, सिंक्रोनाइज शॉक दिया जाता है। सिंक्रोनाइज शॉक का क्या मतलब होता है, उसमें आपने एक सिंक का बटन देखा है, सिंक करके फिर शॉक दिया जाता है। तो सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है कि जब आप पैड लगाते हो उससे पहले आप सिंक का बटन दबाओ और फिर पैड लगाओ, ठीक है। तो वो सिंक किससे करता है, जो ईसीजी में आर वेव होता है ना, पी वेव होता है, क्यू वेव नेगेटिव वेव, आर वेव ऊपर जो पीक जाता है, सबसे ऊपर वाला किसी भी ईसीजी में आर वेव ऊपर वाला पीक जाता है, वो आर वेव के पीक के साथ सिंक्रोनाइज करता है। क्यों सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो जब सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्शन हम देते हैं तो आप जब शॉक का बटन पुश भी कर दोगे तो वो शॉक इमीडिएटली डिलीवर नहीं करेगा, अगले आर वेव के टाइम में वो डिलीवर करेगा। तो रुकना पड़ता है, सिंक दबा के रुकना पड़ेगा आपको, कि वो हो सकता है 1-2 सेकंड का डिले आएगा, उसके बाद वो शॉक डिलीवर करेगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन क्यों किया जाता है, हम लोग तो नॉर्मली तो ऐसे ही दे देते हैं शॉक, कभी सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं। सिंक्रोनाइज इसलिए किया जाता है कि अगर वो आर वेव के पीक के जगह टी वेव पे चला गया शॉक, जो नॉर्मली हम लोग शॉक देते हैं, अगर टी वेव पे हम शॉक दे देंगे तो वीटी से वीएफ में पेशेंट चला जाएगा, फिर पता चला पेशेंट कहाँ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम में चला जाएगा। तो वो एल्गोरिदम में अगर नहीं भेजना है तो पेशेंट को हमेशा सिंक्रोनाइज शॉक देना है। सिंक्रोनाइज शॉक में कुछ नहीं करना है, पैड्स वैसे ही लगाएंगे जैसे आप लगाते हैं, सिंक का बटन प्रेस कर दीजिए, सिंक हो जाएगा, शॉक डिलीवर कर दीजिए, शॉक डिलीवर हो जाएगा। कितना शॉक डिलीवर करना है, अगर आप बाईफेजिक यूज कर रहे हैं और सिंक्रोनाइज यूज कर रहे हैं तो आपको 200 जूल्स की जरूरत शायद ना पड़े, आपको 120, 140 या 160 जूल से काम चल जाएगा। बट स्टिल अगर किसी को याद ना रहे, क्योंकि जब किसी को इस तरह का कंडीशन होता है तो केओटिक कंडीशन रहता है, याद नहीं है, मैक्सिमम पे आप शॉक दे सकते हैं। तो सिंक्रोनाइज और जो नॉर्मल डिफिब्रिलेटर हम लोग यूज करते हैं वो एसिंक्रोनाइज होता है, वो आप कहीं भी दे सकते हो। लेकिन सिंक्रोनाइज जब आपको टैकीकार्डिया है और वो अनस्टेबल टैकीकार्डिया है तो जाके हम लोग सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने शॉक दे दिया, पेशेंट रिवर्ट हो गया, पेशेंट का हार्ट रेट 160 से 110 चला गया या 90 चला गया, फिर हम कॉज ढूंढेंगे कि क्या कॉज से इसको टैकीकार्डिया हो सकता है। इको देख लेंगे, उसका ईबीजी देख लेंगे, ईसीजी देख लेंगे, बाकी पैरामीटर्स देख लेंगे, लैब रिपोर्ट्स देख लेंगे, किसी भी कारण से हो सकता है उसको जो टैकीकार्डिया हो रहा था। तो सारे रिपोर्ट्स हम लोग चेक कर लेंगे और उसके बाद हम ट्रीट द कॉज सबसे पहले आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपर्ट कंसल्टेशन। हमेशा जब भी 150-200 का हार्ट रेट दिखे तो हमें एक कार्डियोलॉजी रिव्यू करा लेना चाहिए, एक्सपर्ट कंसल्टेशन करा लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, एंटी एरिथमिक का इन्फ्यूजन। एंटी एरिथमिक में कौन कौन से मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं, कॉर्डोरन यूज़ करते हैं, एमियोडोरन यूज़ करते हैं। एमियोडोरन कैसे देना होता है, एमियोडोरन हम लोगों को 300 मिलीग्राम का स्टैट देना है, लेकिन कल के क्लास में मैंने बताया था आप जब कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम में देंगे तो पूरा बोलस दे देंगे, लेकिन यहाँ पे पेशेंट कॉन्शियस है और पेशेंट की पल्स प्रेजेंट है, तो आप इसमें आप ओवर 10 मिनट्स देंगे, ठीक है। 300 मिलीग्राम 10 मिनट में देंगे अगर सिर्फ टैकीकार्डिया और पेशेंट की पल्स प्रेजेंट है। पेशेंट का पल्स एब्सेंट है तब तो कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम में चला गया, वहाँ स्टैट देना है। लेकिन अगर सिर्फ टैकीकार्डिया है और पेशेंट आपको लग रहा है कि पल्स प्रेजेंट है और अनस्टेबल साइंस है तो फिर आप उसको 10 मिनट्स में देंगे। तो 300 मिलीग्राम ओवर 10 मिनट्स, उसके बाद पहले 6 घंटे के लिए 60 मिलीग्राम्स पर आवर और उसके बाद अगले 16 घंटे के लिए 30 मिलीग्राम पर आवर। ये एमियोडोरन का डोज होता है, आप सबको पता होना चाहिए इतना, ठीक है। 300 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम पर आवर फॉर 6 आवर्स, फिर 30 मिलीग्राम पर आवर फॉर 16 आवर्स। ये कोडारोन का डोज है। और क्या ड्रग यूज़ कर सकते हैं एंटी एरिथमिक्स में, प्रोकेनेमाइड यूज़ कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग 20 to 50 mg पर मिनट देते हैं। इन्फ्यूजन डोज में देना है 1 to 4 mg पर मिनट दे देंगे। और क्या यूज़ कर सकते हैं, सोटालोल यूज़ कर सकते हैं, हमारे आईसीयू में अवेलेबल भी है, हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं बट सोटालोल भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम लोग टैकीकार्डिया में यूज़ कर सकते हैं, सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताऊंगा। अगर अब हम लोग देखेंगे कि अनस्टेबल था तो शॉक दे दिया, अगर ये अनस्टेबल नहीं है, मतलब ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये अगर चीज़ें नहीं है मतलब कि पेशेंट आपका स्टेबल है।
अगर पेशेंट स्टेबल है तो क्या देखेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। ईसीजी में आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखिए, जो सबसे छोटा वाला स्क्वायर होता है वो 40 मिलीसेकंड का छोटा वाला स्क्वायर होता है ईसीजी में। अगर वो 3 स्क्वायर से ज़्यादा है मतलब कि वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। छोटे वाले स्क्वायर्स अगर 3 स्क्वायर से ज़्यादा में आपका क्यूआरएस आ रहा है मतलब उसको वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो फिर हमारा मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो हमारा मैनेजमेंट अलग हो जाएगा। अगर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है मतलब कि ईसीजी का जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो 3 स्क्वायर से ज़्यादा में स्प्रेड आउट है, वो आपको दिख जाएगा, चौड़ा दिखेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो फिर हमारा मैनेजमेंट इस तरह जाता है कि अगर वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है तो हम जनरली कोडारोन यूज़ करते हैं, एमियोडारोन यूज़ करते हैं। बट 2020 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला कि अगर वो रेगुलर है और मोनोमॉर्फिक है मतलब कि आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड तो है लेकिन वो रेगुलर आ रहा है और एक जैसा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, बदल नहीं रहा है, तो आप उसमें एडिनोसिन यूज़ कर सकते हो। एडिनोसिन कैसे देना होता है, 6 मिलीग्राम का बोलस देना है। कभी भी एडिनोसिन देने के बाद जैसे आपने कैनुला से दिया उसके बाद 10 to 20 ml का उसमें आपको फ्लश करना पड़ता है। एडिनोसिन देने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि 3 वे बनाना है। 3 वे में 2 ml में आपको एडिनोसिन लेना है, 10 ml में आपको NS लेना है या 20 ml में एडिनोसिन को पुश करना, इमीडिएटली चेंज करके आपको 20 ml से फ्लश करना होता है। ठीक है, तो एडिनोसिन 6 mg का पहले बोलस देंगे। अगर उससे ठीक हो जाता है पेशेंट वेल एंड गुड, नहीं ठीक होता है तो 12 mg का बोलस देना है। 6, 12, 12 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक हो जाएगा उससे पेशेंट। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोग कोडारोन यूज़ करते हैं। कोडारोन का डोज मैंने बोल दिया, 300 मिलीग्राम बोलस देंगे, 60 मिलीग्राम पर आवर 6 आवर्स के लिए देंगे, 30 मिलीग्राम पर आवर 16 आवर्स के लिए देंगे। ये कोडारोन का हो गया। अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है मतलब कि आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो 3 स्क्वायर से कम में आ रहा है। आप कभी भी अगली बार जब ईसीजी पे देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर ये नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो क्या करना होता है, तो फिर आप सबसे पहले बिना दवा के भी ठीक कर सकती है। नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया से वेगल मैन्यूवर बोला जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे वेगस नर्व्स का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे आप जब मसाज करेंगे तो ऐसे ही पेशेंट का कई बार ठीक हो सकता है। तो वेगल मैन्यूवर सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं। अगर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो एडिनोसिन यूज़ कर सकते हैं, या बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या यूज़ कर सकते हैं, सोटालोल जो मैंने बोला वो यूज़ कर सकते हैं, लाबिटोलोल हम लोग यूज़ करते हैं, मीटोप्रोलोल यूज़ करते हैं। तो ये सारे ड्रग है जो यूज़ कर सकते हैं। या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डिल्जेम हो गया, तो ये सारी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कितनी सारी दवाइयाँ हमने सीखी, कोडारोन, प्रोकेनेमाइड, सोटालोल, एडिनोसिन, डिल्जेम और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हम यूज़ करते हैं, या बीटा ब्लॉकर जो यूज़ करते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ अगर पेशेंट की हार्ट रेट 150 से ऊपर है तो आप ये सब दवाइयाँ यूज़ कर सकते हो। सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्शन करना है अगर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो, और इसमें वेगल मैन्यूवर का भी रोल है अगर वो नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। ये आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग क्लास लेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नैरो कॉम्प्लेक्स और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में। बट मोटा मोटी बात ये है कि अगर वो 3 स्क्वायर से ज़्यादा है मतलब ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, और 3 स्क्वायर से कम है मतलब नैरो कॉम्प्लेक्स है। एक छोटा स्क्वायर 40 मिलीसेकंड का होता है, 120 मिलीसेकंड डिटरमाइन करता है कि वो नैरो कॉम्प्लेक्स है या ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है। तो मिलीसेकंड याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईसीजी देखोगे उसमें समझ जाओगे 3 स्क्वायर से ज़्यादा है मतलब ब्रॉड कॉम्प्लेक्स है, 3 स्क्वायर से कम है मतलब नैरो कॉम्प्लेक्स है। बस इतना ही है। तो किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट रेट 150 से ऊपर जाता है तो आपको ये सारे स्टेप्स में पेशेंट को इवेलुएट करना है और ये सारे स्टेप्स में पेशेंट को मैनेज करना है। समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, स्टॉप।